ना कोई राग सीखा, ना कोई ताल समझी, ना कोई साज पकड़ा, ना सुरों की किताब पढ़ी। फिर भी जब गाया तो हर दिल धड़क उठा, जब मुस्कुराया तो हर चेहरा खिल उठा, और जब वो उदास हुए तो आंखों में आंसू भी आ गए। ये कहानी है एक ऐसे फनकार की जिन्होंने संगीत को दिल से महसूस किया और अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छू लिया। कभी वो देवानंद की मस्ती बन जाते, तो कभी राजेश खन्ना का रोमांस, कभी पंचम दा के सुरों को रंग दे जाते, और कभी अपने ही अंदाज में दुनिया को हंसा हंसा के पागल कर देते। आज नशा बायोग्राफीज में सुनिए उस कलाकार की कहानी जिन्हें दुनिया ने सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, कॉमेडियन, लिरिसिस्ट और एक जबरदस्त एंटरटेनर के रूप में भी जाना। नाम था किशोर कुमार। 4 अगस्त 1929 में खंडवा सिटी के तंग गलियों के एक बंगाली परिवार में एक आवाज का जन्म हुआ। रोती हुई, सहमी हुई सी इस आवाज का नाम रखा गया आभास कुमार गांगुली। 4 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। कहते हैं बचपन में इस म्यूजिकल लेजेंड की आवाज बड़ी खराब थी, पर एक बार जब किशोर कुमार की उंगली कट गई तो उन्हें उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ा जो उस दौर में बड़ा स्लो काम करती थी। दर्द में किशोर दा कराहते रहते, रोते रहते, और रोते रोते उनकी आवाज कुछ ऐसे साफ हुई, कुछ ऐसे खुली कि पूरी दुनिया उनकी फैन बन गई। किशोर दा ने अपने बचपन में बड़े भाई अशोक कुमार को फिल्मों में एक्टर बनते देखा। बचपन में किशोर दा उनके साथ फिल्म सेट्स पर जाया भी करते थे, और वहीं से शुरू हुआ उनका सिनेमा के साथ ये कनेक्शन। अशोक कुमार चाहते थे कि उनका भाई उन्हीं की तरह एक्टर बने, और इसीलिए अपने छोटे भाई का नाम आभास कुमार से बदलकर उन्होंने किशोर कुमार रख दिया। किशोर दा का एक्टिंग डेब्यू हुआ था 1946 में आई शिकारी फिल्म में, और सिंगिंग डेब्यू हुआ था 1948 में आई जिद्दी फिल्म में। किशोर दा का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, पर वो एक्टिंग करते चले गए। 1959 में आई फिल्म शरारत में तो किशोर दा के लिए मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। Can you imagine a legend voicing a song for another musical legend? But yes, this is a fact. अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। किशोर दा ने कई सारी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया। बिमल रॉय हो या ऋषिकेश मुखर्जी, हर टॉप के डायरेक्टर के फिल्मों में वो छाए हुए थे। नौकरी, मुसाफिर, नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, आशा और चलती का नाम गाड़ी, क्या अमेजिंग क्लासिक फिल्म्स हैं ये। और इन फिल्मों में किशोर दा एक्टिंग और सिंगिंग दोनों ही कर रहे थे। किशोर दा की फिल्म हाफ टिकट याद है आपको, जिसके गाने में सभी काम इन्होंने अकेले ही कर लिए थे। एक्टिंग के साथ साथ मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट ऑफ द सॉन्ग इन्होंने ही गा लिए। लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ गुजरिया। किशोर दा का दिल हमेशा सिंगिंग में था। पहले वो केएल सहगल को कॉपी किया करते थे, लेकिन जब एसडी बर्मन ने उन्हें एक बार अशोक कुमार के घर गाते सुना तो कहा अपना खुद का स्टाइल डेवलप करो। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। किशोर दा ने कुछ वेस्टर्न सिंगर्स से इंस्पायर होकर यूडलिंग सीखी और अपने सुरों में एक अलग ही मस्ती भर दी। 1970s और 1980s के दौरान अगर किसी एक आवाज ने पूरी फिल्मी दुनिया पर राज किया तो वो थी किशोर कुमार की आवाज। उनकी आवाज हर रेडियो से लेकर सिनेमा हॉल तक, हर कैसेट से लेकर दिलों तक, हर जगह गूंजती थी। अपने ऑडियंस से उनका स्पेशल कनेक्शन तो था ही, लेकिन सबसे खास रिश्ता किशोर दा ने एक एक्टर के साथ बनाया था, और वो थे राजेश खन्ना। ओ मेरे दिल के चैन। किशोर दा ने राजेश खन्ना के लिए 92 फिल्म्स में 245 गाने गाए।
ये आज तक का सबसे ज्यादा गाना गाने वाला सिंगर एक्टर कॉम्बिनेशन का रिकॉर्ड है जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। राजेश खन्ना के बाद किशोर कुमार की आवाज जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और देवानंद जैसे स्टार्स के चेहरों पर छाई रही। जितेंद्र जी के लिए 202 गाने, अमिताभ बच्चन जी के लिए 131 गाने और देव साहब के लिए 119 गाने। हर गाने में किशोरदा एक नया रूप, एक नया रंग लेकर के आते। एस.डी. बर्मन के साथ उनका म्यूजिकल सफर तो कमाल का रहा। जब किशोरदा और एस.डी. बर्मन साथ आए तो गाने सिर्फ मेलोडियस नहीं, इमॉर्टल बन गए। ये दिल ना होता बेचारा से लेकर फूलों के रंग से, शोखियों में घोला जाए, खिलते हैं गुल यहाँ तक, हर गाना जैसे किसी ख्वाब की तरह था। मीत ना मिला रे मन का और ओ मेरी शर्मीली जैसे गाने आज भी रेडियो नशा पर बजते हैं और दिल को छू जाते हैं। 1975 में एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के लिए अपना आखिरी सॉन्ग कंपोज किया, बड़ी सूनी सूनी है, मिली फिल्म का गाना। बड़ी सूनी सूनी है। इस गाने में सिर्फ दर्द नहीं था, एक कलाकार के अंदर छुपी तन्हाई और गहराई का सिग्नेचर था। फिर आई वो जोड़ी जिसे फैंस ने मैजिक ऑफ आर.डी. प्लस किशोर कहा। पंचम दा के साथ किशोरदा और भी बोल्ड और भी एक्सपेरिमेंटल हो गए। उनका स्टाइल फ्री फ्लोइंग था और उनकी केमिस्ट्री अनमैच्ड। ओ माझी रे, ये शाम मस्तानी, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे और आने वाला पल जैसे गाने। हर एक गाने में एक नई रोशनी थी, एक नई बात थी। ये बात और भी खास है कि किशोर कुमार ने कभी फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। फिर भी पंचम दा ने उनसे हमें तुमसे प्यार कितना और मेरे नैना सावन भादो जैसे सेमी क्लासिकल जेम्स गवाए। किशोरदा शायद पहले वो सिंगर होंगे जिन्होंने कोई तालीम नहीं ली थी, पर न जाने कितने सिंगर्स को वो बहुत कुछ सिखा गए। One of the finest singers of our industry, कुमार सानू से जब हमारी बात हुई थी तो किशोरदा के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। जब शुरू किया रेडियो सुनना, ये सब सुनना, तब मेरे को ऐसा लगा कि किशोरदा बहुत अच्छा लगता था। किशोरदा के गाने में मेरे को पता नहीं, उनके गाने में तो मेरे को वही जज किया और दिमाग में घुस गया था। तो बचपन से वही एक था कि किशोरदा को आइडल मान के सबसे पहला तो जो है वो डैडी है। डैडी गाने का अरे किंग थे। और उसके बाद अगर हमने किसी को माना तो किशोरदा है। किशोरदा के गाना गाते गाते बहुत कुछ सीखा, बट बेसिक जो मेरा आइडल है वो किशोरदा है। एंड उनसे मैं गाने में थ्रोइंग, एक्टिंग एंड फील वगैरह जो है वो सब मैंने उनसे सीखा था। अब किशोरदा एक म्यूजिकल जीनियस थे और हर जीनियस का जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज होता है। ढेरों किस्से होते हैं, पर किशोरदा के जीवन के तो इतने किस्से हैं कि पिछले 8 सालों से रेडियो नशा उन किस्सों को, उनके जीवन को, उनके अंदाज को सेलिब्रेट कर रहा है। क्रेजी फॉर किशोर के साथ, जिसे इस साल होस्ट कर रहे हैं किशोरदा के सबसे बड़े भक्त आरजे अरविंद, और पिछले साल इसे होस्ट किया था वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स शान ने। तो शान से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने किशोरदा के बारे में क्या कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। माय फादर बीइंग अ कंपोजर, तो बचपन से ही म्यूजिकल माहौल रहा है और वो ज़माना था, किशोरदा का ज़माना था, राइट सिंस आई मेरे होश आई से I'm 72, then that's 76, 77 is when, and so 70s into the 80s, that was किशोरदा's time. So वो छोटे से रेडियो में शाम दोपहर में वो आ जाता, ब्रिज मिट्टल कोई वो बताते अलग अलग, और हर फिल्म में उनकी गाने, तो इतना मज़ा आता था ना। आई फिगर्ड कि यार कितनी ईज़ के साथ आराम से गा रहे हैं। तो आई थिंक किशोरदा इज़ द ईजीएस्ट वॉइस टू गेट इंडक्टेड इनटू म्यूजिक, क्योंकि ही वुड नॉट स्केयर यू विद सम क्रेजी स्टफ, दो वी आर क्रेजी फॉर हिम। सो एवरी सिंगर आई थिंक कहीं ना कहीं जब शुरू करते बोलते यार किशोरदा का गाना गा लूँगा। उस पॉइंट पे हमें उनकी बारीकियाँ, वो चीज़ें, वो समझ तो नहीं थी, लेकिन लगता था कि यार ये हो सकता है, संभव है। सो ही वॉज रियली माई इनिशिएशन टू सिंगिंग। एंड देन लकली बिकॉज आई लिसनिंग टू हिम, एक ओपन थ्रोटेड चेस्ट सिंगिंग, वो चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़रूरी है, द बेसिक एक सोनिक खूबसूरती तब आती है जब आप उस तरह से गाते हैं। तो वो चीज़ मुझे, एवरीथिंग इज़ व्हाटएवर इट इज़, उनका इनविजिबल हाथ कहें, उनकी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। किशोरदा के लाइफ के कई मशहूर किस्से हैं। ऐसा ही एक मजेदार किस्सा बताया था हमें राजेश रोशन जी ने। सुनाते हैं आपको क्या कहा था उन्होंने। तो राकेश के पास एक ब्लू कलर की मर्सिडीज हुआ करती थी। ओके। तो 2-3 गाड़ी थी उसके पास,
तो कभी वो कहीं गए होते या नहीं होते, या साउथ गए होंगे शूटिंग को, तो गाड़ी पड़ी थी, तो मैंने उनकी गाड़ी लेके किशोरदा को मिलने चले गए, मेरे पास कुछ काम था। तो आई वॉज बाई कार्स नेवर अलाउड इन साइड द बंगलो, दिस गौरी कुंज। You always have to find a place and park the car. So I went there, और as soon as my car reached the gate खुल गए। मैं बोला गेट क्यों खुल गए? अंदर आओ। उसका जो वॉचमैन मुझे बोल रहे हैं, दास बाबू या कौन था बंगाली, अंदर आओ। मैं बोला यार ये मेरे को देख नहीं पा रहा है या कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। तो मैं अंदर ले लिया। मैं बोला आज शायद बोला राजू का गाड़ी अंदर आने दो। तो वहाँ से किशोरदा भागे भागे आ रहे हैं, लुंगी पहन के, लुंगी उठा के, ठाक। अरे आ जाओ। अरे मैं बोला क्या हो रहा है यार? तो मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे को बोलता अरे तू कहाँ से आ गया? बोला दादा क्यों? अरे लता आने वाली थी। पीछे हॉर्न बजाया तो ब्लू कलर की मर्सिडीज लता जी की आ रही है। अरे मैं बोला यार ये तो यार बुरा फंस गए। तू अभी जा, लता आने वाली, लता आ गई, देख लता आ गई। अरे इट वाज अ कमोशन आउट देयर। तो मैं उतरा, दीदी को पाँव छुआया, बोला दीदी आपके ड्राइवर को बोलो गाड़ी हटाए, मैं गाड़ी कैसे निकालूंगा? तो बोला हाँ तो चिंता नहीं कर, तो मैं बोल देती हूँ। देन शी टुक हिम इनसाइड। ओके, इतने हाइपर हो गए, इतने वो हाइपर हो गए, इतने वो नर्वस हो गए कि दीदी को रिसीव करना था और ये कहाँ से आ गया। लोग अक्सर घरों में बिवेयर ऑफ डॉग्स का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बिवेयर ऑफ किशोर कुमार का बोर्ड लगवाया हुआ था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवायल उन्हें पैसे चुकाने के लिए घर गए। पैसे देने के बाद जब वो किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो किशोरदा ने उनका हाथ काट लिया और कहा कि आपने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा। सबके फेवरेट और मजाकिया ये कलाकार एक बार बैन भी हो चुके हैं। That's correct. 80s में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उसी दौरान किशोर कुमार को एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए एक गाना गाने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने साफ मना कर दिया। इस बात से कुछ ऐसा पॉलिटिकल विवाद हुआ था कि किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था। किशोरदा जो मन में एक बार ठान लेते, मजाल है वो बदल जाए। एक बार इसके शिकार मशहूर फिल्म मेकर बालदेव राज चोपड़ा भी हुए थे। किशोरदा के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोरदा चोपड़ा जी के पास काम मांगने के लिए गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोरदा ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। इस बात को बाकी सब तो भूल गए थे, लेकिन किशोरदा नहीं। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए तो किशोरदा ने शर्त रखी। किशोरदा की शर्त ये थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आएंगे। मुझे अगर साइन करना है आपकी फिल्म के लिए तो पान खाकर भी आइएगा, वो भी ऐसे कि लार टपक रही हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। जितना वो अपनी जुबान के पक्के थे, उतने ही वैल्यू वो औरों की जुबान को भी देते। अब हुआ कुछ ऐसा था कि किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उन्होंने बाकायदा कोर्ट से एक अग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोरदा उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर देंगे। अगले दिन जब किशोर कुमार शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा था वैसा ही कर रहे थे, तो एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था, और गाड़ी चलाते चलाते आगे चले गए, खंडाला पहुंच गए, जहां दूसरी तरफ सेट पर डायरेक्टर उनका इंतजार करते रह गए। पर किशोरदा तो डायरेक्टर की बात ही मान रहे थे ना। किशोरदा जितने मजेदार बड़े पर्दे पर नजर आते, उतनी ही मजेदार उनकी असली जिंदगी भी थी। लोग उनसे कम मिलने के लिए आए, इसलिए उन्होंने अपने घर में खोपड़ी और हड्डियां लगा दी थी। अगर कोई डायरेक्टर उन्हें आधा पैसा देता तो वो आधा मेकअप करके सेट पर पहुंच जाते। हाँ, ऐसा सच में हुआ था। किशोरदा को लेके एक बात बहुत मशहूर है, वो पेमेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे और पैरानॉइड भी थे। उनका रूल सिंपल था, पहले पैसा फिर गाना। रिकॉर्डिंग से पहले वो सिर्फ तब गाते थे जब उनकी सेक्रेटरी कंफर्म कर देती कि प्रोड्यूसर ने पूरा पैसा दे दिया है। एक बार जब उन्हें पता चला कि उनकी फीस का आधा हिस्सा ही मिला है उन्हें, तो वो सेट पे आए सिर्फ आधे चेहरे पर मेकअप लगा के। डायरेक्टर ने पूछा ये क्या है, तो किशोरदा बोले आधा पैसा तो आधा मेकअप।
और जब प्रोड्यूसर RC तलवार ने 8,000 रुपए नहीं दिए तो किशोरदा ने रोज सुबह उनके घर के सामने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, ए तलवार दे दे मेरे 8,000। ये ड्रामा तब तक चला जब तक पैसे पूरे मिल नहीं गए उन्हें। ये थे किशोरदा, जितने म्यूजिकल उतने ही मस्त और अपने उसूल के पक्के। किशोर कुमार कभी रोमांटिक लगते तो कभी दर्द से भरे, कभी फिलोसॉफिकल तो कभी शरारती। उनकी आवाज में एक पूरी जनरेशन की खुशी, उदासी, मोहब्बत और यादें बसी थी। उनकी आवाज सिर्फ एक कलाकार की नहीं थी, वो एक इमोशन थी और हमेशा रहेगी। किशोर कुमार की आवाज जितनी रंगीन थी उतनी ही ड्रामेटिक उनकी पर्सनल लाइफ भी रही। उन्होंने 4 बार शादी की। पहली शादी हुई रूमा गुहा ठकुरता से, एक बंगाली सिंगर एक्ट्रेस। ये रिश्ता 1950 से 1958 तक चला। फिर आई मधुबाला जी, जो खुद एक कहानी थी। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला और किशोरदा एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के दौरान और गहरा हो गया। 1960 में दोनों की शादी हुई। मधुबाला दिल की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन किशोरदा ने 9 साल तक उनका साथ नहीं छोड़ा। द इंडस्ट्री लॉस्ट मधुबाला इन द ईयर 1969। 1976 में किशोरदा ने योगिता बाली से शादी की, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ 2 साल चला। 1980 में उन्होंने लीना चंदावरकर से शादी की और यह रिश्ता उनके अंतिम पलों तक रहा। किशोरदा के 2 बेटे हैं, अमित कुमार और सुमित कुमार। उनका प्यार भी उनकी आवाज की ही तरह सच्चा, गहरा और दर्द भरा रहा। 1987 तक आते आते किशोरदा की आंखों में एक थकान सी आ गई थी। दिल के कोने में एक उदासी, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि अब ये जमाना उनका नहीं रहा। नए गीतों की सोच, नए लफ्जों की रंगत, कुछ भी उनके जज्बात से मेल नहीं खा रहे थे। और तब उन्होंने एक फैसला लिया कि अब वक्त आ गया है रुकने का। उन्होंने डिसाइड किया कि सितंबर 1987 के बाद वो रिटायर हो जाएंगे और वापस खंडवा, अपनी जन्मभूमि लौट जाएंगे। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 13 अक्टूबर 1987 के दिन बॉम्बे में उनका हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। उस दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन भी था, लेकिन जिंदगी ने उस पल को एक दर्दनाक याद में बदल दिया। किशोरदा ने अपनी मौत के बस 1 दिन पहले अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था, एक डुएट आशा भोसले जी के साथ। ये जैसे एक आखिरी सलाम था, एक आर्टिस्ट का अपनी कला को, अपने दोस्तों को और अपने चाहने वालों को एक मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहना। किशोर कुमार चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी हवाओं में है, हर दिल में है और हमेशा रहेगी। किशोर कुमार, एक फनकार जिन्हें किताबें समझ नहीं सकती थीं, एक सुर जो राग सीमाओं से परे था। ना कभी क्लासिकल ट्रेनिंग ली, ना किसी फॉर्मेट में फिट हुए, लेकिन फिर भी हर दिल में एक महफिल सजा गए। वो यूडलिंग करते तो लगता जैसे जिंदगी खुद चीख चीख कर हंस रही हो, और जब उन्होंने कुछ तो लोग कहेंगे गाया तो लगा जैसे किसी ने हर जख्म पर मरहम लगा दिया हो। आज भी उनका नाम एक गीत की तरह, एक कहानी की तरह हम सबके दिलों में जिंदा है। किशोरदा, टाइमलेस, मैचलेस एंड मैजिकल। आज रेडियो नशा किशोर कुमार के म्यूजिक, उनके अंदाज और उनके हर हुनर को सलाम करता है।